आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक होगी। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बैठक करेंगे। घोषणा पत्र समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 30 मार्च को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का ऐलान हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक है। घोषणा पत्र समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी कार्यालय में करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने का नारा दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। तो आपको बता दें कि बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में 27 सदस्यीय टीम मौजूद होगी। इस घोषणा पत्र में सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही इसे सम्मिलित किया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का इस्तीफा, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताया गया है। कल ही अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था और आपको बता दें एक बार और झटका लगा है कांग्रेस को। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कल ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था। नमस्कार, मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग चाहते ही नहीं कि चुनाव में विपक्ष के लोग रहें। विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियों को लगाया जा रहा है। चुनाव में जो लोग सत्ता में बैठे चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है मैदान में रहे और इसके लिए अपनी एजेंसियों को जो है पूरी तरीके से पूरे देश में हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है ताकि उनको साफ मैदान मिल जाए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता जो है वो असली मालिक है और जनता जो है सब चीज़ देख रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दा है बेरोज़गारी है, महंगाई है, गरीबी है और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुद्दे की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, क्या विकास किया है इस पे वो बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को डराने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बाद भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद एजेंसियां क्लीन चिट दे देती है। 2014 से लगातार अब तक उन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है। लगातार वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं, वो खुद साधु और संत हैं और सेवक हैं बहुत बड़े। ऐसा हकीकत में नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले जिनको 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गाली देते थे, भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको
डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। 2 दिन बाद जो है ईडी सीबीआई जो है वो भेज दिया जाता है, छापे मारे जाते हैं, फिर उस नेताओं को भाजपा में ले लिया जाता है और भाजपा में आने के बाद जो है क्लीन चिट मिल जाता है एजेंसियों द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस देश में। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है और आज रामलीला मैदान में भी हमने आंकड़े जो है वो पेश किए थे कि बेरोजगार सबसे ज़्यादा युवा है, उसमें भी जो युवा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो गांव में बसते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। एक निजी टीवी से बातचीत में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा वार जारी रहने की बात कही। पीएम मोदी ने इसके साथ ही विपक्षी दलों की ओर से ईडी के इस्तेमाल के आरोपों पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में केवल 35 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए थे, जबकि अभी तक 2200 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है। उन्होंने कांग्रेस के सांसद के घर से मिले 300 करोड़ कैश का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचारियों से जब्त रुपए को गरीबों को वापस भी किया जा रहा है। काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध आना ही देना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। जब उनका समय था, उनके यहाँ 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 300 करोड़ रुपए मिला। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले। क्या ये जिनके पैसे गए हैं, जिन गरीबों को, वो मैं वापस दिलवा सकता हूं? तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। वैसे हमने इसके पहले जो पकड़े थे उसमें से करीब 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दे चुके हैं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। आरजेडी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। दोपहर 3 बजे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव है। लोकसभा में 2 सीट पर आरजेडी की दावेदारी है। आपको बता दें, चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो ऐसे में आज इन दोनों सीटों पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में 2 सीट पर आरजेडी की दावेदारी है। संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी तक झारखंड में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में आज आरजेडी 2 सीट चतरा और पलामू पर उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। क्या सीट शेयरिंग के औपचारिक ऐलान से पहले इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि अगर इस पूरे मसले को आप समझने का प्रयास करें तो पूरा पेच इस वजह से फंसा हुआ था क्योंकि चतरा और पलामू के सीट की मांग राजद पहले से ही कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमति नहीं जता रही थी। गठबंधन दल ये कह रहा था कि राजद को सिर्फ 1 सीट दिया जाए, लेकिन राजद 2 सीटों पर अपने मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही थी। अब आज 3 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता प्रेस वार्ता करेंगे और उस दौरान वो ये ऐलान कर सकते हैं कि उनके कौन कौन से उम्मीदवार कौन कौन से सीट पर होंगे। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान वो 2 सीटों का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें चतरा और पलामू शामिल हो सकता है और दोनों ही सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, जैसा राजद का दावा है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर राजद दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो क्या कांग्रेस बैकफुट पर आई है या फिर कोई समझौता अन्य तरीके से किया गया है। गौरव, क्या किसी के नाम की चर्चा भी है दावेदारी के तौर पर?
बिल्कुल, अगर पलामू से हम बात करें तो ममता भुइया का नाम सामने आता है, और अगर चतरा से बात करें तो चतरा में काफी ज्यादा दावेदारी रही है। 2 से 3 नाम चतरा सीट से सामने आए हैं। अब देखना होगा कि उन 2 से 3 नामों में किसकी दावेदारी मजबूत होती है, क्योंकि लगातार हमने पिछले दिनों भी कहा था कि भाजपा के एक नेता जो पूर्व में राजद में रहे थे, गिरिराज सिंह, वो भी राजद के टच में थे और वो भी दिल्ली पटना में आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे। उनकी भी दावेदारी थी कि अगर उन्हें सीट मिलता है तो वो पार्टी का हाथ थामेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने पार्टी का हाथ थामा नहीं था। अब आज ये देखना होगा कि क्या वो भी पार्टी का हाथ थामकर टिकट की दावेदारी करते हैं, या पूर्व में जो दावेदारी चाहे वो सत्यानंद भोक्ता की चल रही थी या लोगों की चल रही थी, उनकी दावेदारी मजबूत होती है और फिर टिकट शेयरिंग का बात साफ होता है। चलिए, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। और अब बात कुछ अन्य खबरों की। दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगरेप मामले में थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। पिपलावा थाना प्रभारी समेत 4 को निलंबित किया गया है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार समेत 4 निलंबित किए गए हैं। सहायक इंस्पेक्टर शशि भूषण प्रसाद, सहायक इंस्पेक्टर हरिशंकर पंडित और मुंशी सूर्यदेव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। आरोपियों को बचाने के लिए एफआईआर बदलने का इन पर आरोप है। सिटी एसपी अभिनव धीमान ने जानकारी दी है। सिटी एसपी ने कहा कि कोर्ट में एफआईआर को फिर से बदलकर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया जाएगा। इसमें एफएसएल की टीम से भी जांच कराई गई है। इसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें करीब 4 अभियुक्त जो इस केस में और हैं, उनको भी रेड छापेमारी कर जल्दी जो है वो पकड़ा जाएगा। और ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना स्तर से इसमें लीपापोती की गई है, लापरवाही की गई है और कांड को जो है वो मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया है। तो इसकी जांच हमारे द्वारा की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि करीब 4 आवेदन वादी द्वारा जो है वो थाने पे दिए गए थे। 5वें आवेदन पे ये केस दर्ज किया गया है। तो दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पिलावा थाना अध्यक्ष समेत 4 को निलंबित कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष राहुल समेत 4 निलंबित किए गए हैं। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि इन सभी पर आरोप है एफआईआर बदलने का। हमारे साथ संवाददाता अमरजीत कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जिन 4 पर कार्रवाई हुई है, पहले तो आप ये पूरी घटना बताएं और कौन कौन से इसमें शामिल हैं। देखिए, एक छात्रा थी जो अपने कोचिंग जा रही थी। उसी दौरान 5 लड़कों ने उसका वीडियो बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे जो है बेहोश किया गया था। ये बातें भी सामने आई थी। लेकिन जब थाने में मामला दर्ज करने उसके परिवार वाले गए तो उनसे एक नहीं बल्कि 5 मामले जो एफआईआर के जो कॉपी है वो लिखवाए गए और 5वें कॉपी से एफआईआर दर्ज किया गया। और सामूहिक दुष्कर्म का मामला था और इसमें छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया और पॉस्को एक्ट हालांकि लगाए गए थे। लेकिन जो दुष्कर्म के मामले में पॉस्को एक्ट लगते हैं और जो छेड़खानी में लगते हैं, दोनों में काफी अंतर होता है। इसी की जांच जब सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान ने किया खुद मौके पर जाकर, तब ये बातें सामने आई और इस मामले को लेकर के उन्होंने कार्रवाई करते हुए 5 जो थाना के जो 4 लोग थे उन्हें निलंबित किया है, जिसमें थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और सहायक इंस्पेक्टर शशि भूषण प्रसाद, सहायक इंस्पेक्टर हरि शंकर पंडित और एक मुंशी है जो सिपाही है सूर्यदेव कुमार, उसको जो है निलंबित किया गया है और साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिख दिया गया है। इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और इस मामले में एक बातें और भी सामने आई, जिस तरह से सिटी एसपी ने बताया है कि इस मामले में जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार को भी जो है केस वापस लेने के लिए, डराने धमकाने के लिए प्रेम कुमार और उसके कुछ साथी पहुंचे थे। हथियार
दिखा करके उन्हें डराया धमकाया गया और उनसे केस वापस करने की भी धमकी दी गई और जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस मामले में भी जो है एक FIR अलग से दर्ज किए गए हैं, जिसमें प्रेम कुमार और उसके साथियों पर FIR दर्ज किए गए हैं। इसमें FSL की जांच की गई है। जो लड़की है, जो छात्रा है, उसका जो है मेडिकल जांच कराया गया है। साथ ही इस मामले में पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए परिवार के संपर्क में है और लगातार उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है डिप्यूट किए गए हैं पुलिसकर्मी। और इस मामले में जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है, जिसमें फुलवारी शरीफ DSP 2 को लगाया गया है और उनके नेतृत्व में ही इसकी जांच की जाएगी। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते हैं आगे। आरा में अपराधियों ने तांडव मचाया है। सारंगपुर गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर ताबड़तोड़ गोली चलाई और फरार हो गए। मृतक का नाम मुकेश कुमार है। मुकेश आरा से अपने गांव जा रहे थे, तभी अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। ये आरा में ड्यूटी कर रहे थे। क्या करते थे ये? बजाज कंपनी में। अच्छा। वहाँ से अपने घर आ रहे थे। हाँ। बीच गाँव में मैंने वो रास्ते में पीछा करके मारा है। कहाँ पे घटना हुआ है? सारंगपुर गाँव स्टेट बोरिंग के पास। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। रांची एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग की कार्रवाई में सफलता मिली है। सुपाईडी पंचायत के होड़ाल बेड़ा में पूर्व मुखिया लखिंद्र मुर्मू के घर यह अवैध शराब फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरगना मनोज मंडल और लखिंद्र मुर्मू को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक सहयोगी मनोरंजन मंडल फरार हो गया है। छापेमारी के दौरान घर से करोड़ों रुपए के हजारों लीटर तैयार कई ब्रांड के शराब जब्त किए गए। टीम को यहां 2500 पेटी विदेशी शराब के साथ 8000 लीटर स्प्रिट के साथ पैकेजिंग मशीन और हजारों बोतल, ढक्कन, लेबल के साथ ही कई सामान मिले हैं। वहीं जमीन में गाड़े गए स्प्रिट के ड्रम को JCB से निकाला गया। टीम अपने साथ CCTV का DVR भी ले गई, जिससे नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि नकली शराब को ट्रक में भरकर दुमका के रास्ते बिहार भेजा जाता था। सुपाईडी स्थित हुलाल बेड़ा टोला में लखिंद्र मुर्मू के यहाँ उत्पाद छापेमारी की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अवैध शराब में कुल 2124 लीटर पैकेज माल था। 500 लीटर के टैंक में 400 लीटर के लगभग तैयार शराब थी और प्लास्टिक के 40 बड़े ड्रम में 200 प्रत्येक ड्रम जो 200 लीटर का था, उसमें 8000 लीटर सुसव स्प्रिट थी। इसके अलावा मौके से इस धंधे में शामिल जो घर के मालिक थे लखिंद्र मुर्मू, उनको और मनोज कुमार मंडल, इनकी गिरफ्तारी की गई। बगहा में ट्रेन से कटकर नर्स की मौत हो गई। घटना पटखौली थाना क्षेत्र के कैलाश नगर रेलवे ट्रैक के पास की है। नर्स का नाम ललिता कुमारी है, जो PHC में काम कर रही थी। ललिता कुमारी लखीसराय की रहने वाली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका है कि महिला पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोड्डा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर दुकानदार से मारपीट का आरोप लगा है। घटना गोड्डा के मुख्य बाजार की है, जहां जाम की समस्या से निजात के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान IRB जवान ने एक दुकानदार की लात और डंडे से पिटाई कर दी। इससे लोगों में नाराजगी भी दिखी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर IRB की ओर से महिला जवान से बदतमीजी का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अभियान के दौरान बल प्रयोग की घटना को गलत बताया। साथ ही जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हर दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की बात कही। ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी गलती है, किसी पर भी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इवन जो हमारे फुटकर विक्रेता है
तो चूँकि हर किसी को अपना रोजगार चलाना है, तो हम उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी एक जगह डिफाइन कर दिया जाए कि इस जगह पे आपको अपना जो ठेला है ये लगाना है। ऐसा किसी को भी हम अनुमति नहीं दे सकते हैं कि आप जहाँ मर्जी वहाँ लगाएं, क्योंकि अव्यवस्था वहीं से उत्पन्न होती है। तो हम उसको जगह आइडेंटिफाई करके दे देंगे, ये पर्टिकुलर जगह है, आप यहाँ पर अपना ठेला खोमचा जो भी आप लगा सकते हैं। इससे बाहर लगाने पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग की माने तो पिछले 4 सालों से लगातार अप्रैल के महीने में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार भी अप्रैल के महीने में लू चलेगी और तापमान 40 डिग्री के पार ही रहेगा। मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। इस अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग की माने तो मार्च के मुकाबले अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी ज्यादा सताती नजर आएगी। अप्रैल के महीने में लू चलने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी अधिक महसूस होगी और पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों में अप्रैल का महीना सिर्फ गर्मी के लिए नहीं बल्कि भीषण गर्मी के लिए जाना जाने लगा है। अप्रैल के महीने में लू लोगों को परेशान करने लगी है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगर हम कल की बात करें यानी रविवार की, तो रविवार के दिन वैशाली में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी गई और लगभग 42 डिग्री के पास तापमान पहुंच गया। उम्मीद यही की जा रही है कि अप्रैल के महीने में और अधिक लोगों को गर्मी सताएगी। अगर आज की हम बात करें तो आज भी राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार जाएगा और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बारिश अप्रैल के महीने में अब ना के बराबर होगी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। बिहार से सटे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम में बदलाव हो रहे हैं और उस वजह से सुबह में बिहार में ठंडी हवाएं चल रही है, लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज देखी जा रही है और आने वाले 2-4 दिनों में और अधिक तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अप्रैल में शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गई है। वैशाली में कल 42 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है और आज भी 40 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी बीच शेखपुरा और बरबीघा में भी महिला मतदाता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वोट देना कितना जरूरी है। दरअसल पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शेखपुरा और बरबीघा में महिला मतदाता की भागीदारी कम देखने को मिली थी। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि महिला मतदाताओं को जागरूक करे ताकि वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। हाँ, विशेष रूप से महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक देखने में हम लोग जब आंकड़ों को देखते हैं तो लो बीटीआर में महिलाओं की संख्या थोड़ी सी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का जो मोटिव भी है और हम लोग का मैस्कॉट भी है वो भाभी जी हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन मैस्कॉट के माध्यम से अपने क्षेत्र के महिलाओं को जो वोटर्स हैं उनको केंद्रित करते हुए उनको हम लोग मनोबल दें। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन के साथ पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में नवादा जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बिहार झारखंड बॉर्डर का जायजा लिया है। रजौली स्थित चितरकोली चेक पोस्ट पर नवादा डीएम, एसपी, डीडीसी, एडीएम सहित वरीय अधिकारियों ने बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया और मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी वाहन की सघनता से जांच की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।